जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? कल वाला बेटा तो रिवाइज कर लें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। कल जब पढ़ रहे थे एक नजर रिवाइज कर लें, जहां जहां इश्यू है बताएं। किसी चीज का ऑर्डर किया ना, वो चीज मिली है ना, हमने पेमेंट ये किस साइड से? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल सर इसकी बेटा अभी कोई एंट्री नहीं होगी। आपके ख्याल में क्या हुआ? इनकम हुई है, एक्सपेंस हुआ है? सिर्फ आप इसको नोट कर लेंगे कि मैंने ऑर्डर किया, जब चीजें आएंगी तब एंट्री होगी। जब आपको गुड्स रिसीव होंगी तब आपकी परचेज होगी, और उसकी सेल कब होगी? जब वो गुड्स डिलीवर करेंगे। तो ऑर्डर से तो कुछ नहीं होगा। कहीं तो हमने इसको नोट करना ही है ना। क्या भाई क्या कह रहे हैं? चीजें मंगवाई हैं तो नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे भाईजान, ये नहीं कह रहे, यकीन मान। भाईजान कह रहे हैं ऑर्डर किए। सर फर्क है, सर का माल है। ऑर्डर किया है। आप मुझे ये बताएं ना, आपने KFC का बर्गर ऑर्डर किया है, एंट्री बताएं। नहीं सर, अभी बर्गर नहीं ना डेबिट हुआ। अगर ऑर्डर किए तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। आप ये सोचें क्या उनकी सेल होगी, या जैसे ही ऑर्डर आपने ऑर्डर किया क्या उसे सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? कब करनी चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड्स कब उनके बर्गर के ट्रांसफर हो जाएंगे? ये वो डिलीवर कर देंगे तो वो सेल रिकॉर्ड करेंगे। जब हमें चीजें पहुंचेंगी तो फिर हम सोचेंगे बर्गर का क्या करना है, कि एंट्री करनी है या इसे खाना है। किस चीज की रसीद देते हैं सर जी? मुझे भी पूछ लेने क्या हो गया जी भजन। तो एक ऑर्डर कंफर्मेशन की होती है कि रसीद वैसे होती है उस वक्त। तो किस चीज के वो तो एक्नॉलेजमेंट होती है कि मैं आपका ऑर्डर मिल गया, इसी चीज की रिसीट होती है। आप बताए ना क्या एंट्री करें? चलो आप KFC के काउंटर है, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ा, पहली एंट्री करें। अभी नहीं होगा बेटा, एडवांस पेमेंट अभी इंशाल्लाह शुरू होने लगी काम। सर जी ऐसे ना किया करें माय डियर प्लीज। कभी आप लेफ्ट साइड पे, कभी अपनी डेबिट साइड पे, कभी क्रेडिट साइड पे। तो अपने फ्रंट साइड पे भी देखें, सेंटर लाइन में भी खड़ा ना करें माय डियर, कंसंट्रेशन का काम है। तो KFC का जरा पेंडिंग कर देना कुछ दिन, कल वाले में तो नहीं मसला। बर्गर खिलाते हैं सर, छोड़े अगर बर्गर ही खाना फिर क्या खाया, कुछ और सोचते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। कल क्या पढ़े थे सर इनमें? कैरेजेस रिवाइज कीजिएगा जरा। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, क्या होता है इसका, क्या किया जाता है? जी कोई मसला तो नहीं कल से रिलेटेड? नेक्स्ट हेडिंग लिखें जरा, कैरेज आउटवर्ड्स। Carriage outwards means carriage cost related to sale of goods। चीजें बेचते हुए अगर हमें कोई कैरेज कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है, कैरेज कॉस्ट कैसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कहते हैं यार, और किसको कहना है? फ्रेट कॉस्ट।
एक एग्जांपल इसकी तरह लिखा समझने के लिए। गुड्स sold for ₹5 lakh on credit goods sold for ₹5 lakh on credit to a customer Zishan on 1st January 2020. Suppose our business is Lahore and customer is in Islamabad. Goods sold for ₹5 lakh on credit to a customer Zishan 1st January 2020. Suppose हमारा business लाहौर में है और हमारा customer इस्लामाबाद में है. It is agreed. Next line. With the customer that transportation cost will be incurred by business amounting to ₹7,500. Goods sold for ₹5 lakh on credit to customer. लिख के जरा पढ़े जरा. हमारा बिजनेस कहाँ है जी? कस्टमर कहाँ है? चीजें कहाँ से कहाँ जानी है? अब एक तो बड़ा ऑप्शन ये हो सकती है कि हमारी जो सेल हुई है उसमें ये डिसाइड हो जाए कि गुड्स जो है वो कस्टमर खुद लेके जाएगा लाहौर से इस्लामाबाद. इन दैट केस अगर कस्टमर खुद लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बियर करेगा? वो इसे कैरिज इनवर्ड्स कहेगा या आउटवर्ड्स? वो इसे कैरिज इनवर्ड्स कहेगा. हम क्या कहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे. अगर पैसे ट्रांसपोर्टेशन को उसने पे करना है तो हमारा कोई खर्चा नहीं, हमारी कोई कॉस्ट नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे. कस्टमर उसको क्या कहेगा? कैरिज इनवर्ड्स, क्योंकि वो परचेजेस से रिलेटेड पे कर रहा है. कैरिज आउटवर्ड्स कब एप्लीकेबल हो सकता है? जब हमारा कस्टमर से एग्रीमेंट हो कि गुड्स हम उसे डिलीवर करेंगे. अब इस कैरिज को हम क्या कहेंगे जो मैंने एंड में लिखा? पढ़ जरा. इट इज एग्रीड. क्या एग्री हुआ? मतलब जरूरी नहीं इस तरह एग्री हो जाए, लेकिन अगर कस्टमर ने कहा कि चीजें मैं आपसे ले लूंगा लेकिन गुड्स आपने पहुंचानी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी जिम्मेदारी है, तो इन दैट केस हम इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कहेंगे? कैरिज इनवर्ड्स क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अब ये बेचने पे कैरिज इंकर हो रहा है, तो देयरफॉर हम इसे कैरिज आउटवर्ड्स कहेंगे. कस्टमर इसे क्या कहेगा? वो कुछ नहीं कहेगा, वो इसे कुछ नहीं कहेगा. मसलन एक सेकंड कस्टमर के एंगल से सोचा, फॉर एग्जांपल उसे गुड्स मिल जाए तो वो 5 लाख की क्या एंट्री करेगा? परचेजेस डेबिट, क्रेडिट परचेज होगी उसके लिए, क्रेडिटर क्रेडिट. वो इस 5,000 का क्या 7,500 का क्या करेगा? कुछ नहीं. हाँ, अपनी तरफ वापस आ जाए. 1 जनवरी पे अगर हम ये गुड्स डिलीवर कर दें तो हम एंट्री पहली क्या करेंगे? सोचो सर जी, सोचो. फाइनल करें. डेटर डेबिट
सेल्स क्रेडिट। देखें पहले आप, कौन डेटर बन जाएगा हमारा? तो डेटर्स ईशान डेबिट, सेल क्रेडिट कितने से? सर कितने से सर? 5 लाख से। अब अगर हम ये 7500 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करें तो हम इस 7500 का क्या करेंगे? सर जी एक मिनट देखा करें पहले, पहला क्लियर है प्लीज। अब अगर हमारा कस्टमर से एग्री हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने बेयर की है, तो अब इस 7500 को कैसे रिकॉर्ड करें? इज दिस 7500 एन एक्सपेंस फॉर अस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सपेंस? बोले क्या करेंगे? कैरीज आउटवर्ड्स डेबिट, और लेट्स रिमेंबर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर कैश दे दिया है तो कैश क्रेडिट, और अगर कैश अभी देना रह गया है तो फिर ये भी लायबिलिटी बन जाएगा। किसकी? हमारी। एक्सपेंस हो गया, पैसे दे दिए तो कैश क्रेडिट, और अगर रह जाए तो फिर एक लायबिलिटी बन जाएगी, पेबल टाइप बन जाएगा। लेकिन फर्ज कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम, बात अभी थोड़ी सिंपल रखें कि कैश क्रेडिट हो गया। कंफर्म है प्लीज? सही कह रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन? लिखे पहले समझा करें यार। अब इस कैरेज कॉस्ट का किसके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इस 7500 का किससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसने पे किया ही नहीं है। वो कैरेज इनवर्स कब कहेगा? अगर उसकी क्यों कैरेज कॉस्ट आएगी परचेजेस से रिलेटेड, उसकी क्यों नहीं आई? उसने हमसे एग्री किया कि चीजें हम पहुंचाएंगे, देयरफॉर ये खर्चा अब हमारा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब सेल बेटा इनकम स्टेटमेंट जरा ज़हन में बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सेल इनकम स्टेटमेंट में आएगी। सेल याद है कहां थी? स्टार्टिंग पॉइंट। अब कैरिज आउटवर्ड्स क्या है? एक एक्सपेंस है, कहां इसे नजर आना चाहिए? इसका भी ट्रीटमेंट लिखें, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंसेस, जिस तरह बाकी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आते हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस कैरिज आउटवर्ड्स का? लिख के कर लो जरा। कैरिज आउटवर्ड is presented in income statement under the heading of फॉर्मेट ज़हन में है ना थोड़ा सा, अंडर द हेडिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Carriage outwards is presented in income statement under the heading of operating expenses. Any confusion? So finally, carriage inward relates to purchases, or carriage outward if any incurred is related to sales. नहीं, सेल से रिलेटेड है और एक्सपेंस है, देयरफॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख रहा है। तो कंफ्यूजन तो नहीं आ रही प्लीज? पूछा करें सर जी, कोई सवाल हो? सर जी जो 7500 हम देंगे ट्रांसपोर्टेशन के, नहीं आपको कैसे पता चला कि हमने पैसे एडवांस में दिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम ये पैसे ट्रांसपोर्टर को एडवांस में दे दें तो फिर ये एडवांस कैरेज है, अभी हमारा एसेट होगा। अगर हमने कैरेज का फायदा ले लिया, उसने गुड्स पहुंचा दिए, पैसे नहीं दिए, फिर ये हमारे लायबिलिटी बन जाना है। लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करें पिछले कुछ दिनों में, फिलहाल मैंने आपसे क्या कहा था, हम क्या अज्यूम करेंगे कि हम पैसे किस दिन दे रहे हैं? जिस दिन बेनिफिट मिल जाएगा एक्सपेंस का। तो आप एग्जैक्टली बताएं, मैंने ये कैरेज आउटवर्ड्स किस दिन रिकॉर्ड की है? उसने चीजें पहुंचाई, हमने पैसे पकड़ा दिए। क्या एडवांस में भी दिया जा सकता है और बाद में भी दिया जा सकता है? तो इंशाल्लाह बातें करेंगे, ठीक है। रेंट की एंट्री बोले जरा, रेंट बोले बोले, कोशिश करें पूरी करें। रेंट एक्सपेंस डेबिट और
क्या ये पेबल नहीं हो सकता? क्या ये प्रीपेड नहीं हो सकता? ट्राई करें जहन में, ये बातें बड़ी काफी हुई थी उस दिन। सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्या डिसाइड हुआ था कि पेमेंट इज मेड ऑन द डेट व्हेन द एक्सपेंस इज इंकर्ड। क्या मतलब होता है एक्सपेंस इज इंकर्ड? एक्सपेंस होगा, जैसे ही एक्सपेंस हुआ हमने पैसे दे दिए। क्या बनने नहीं दिया? कब लायबिलिटी बन जाती है? अगर फायदा उठा लें लेकिन पैसे ना दें तो लायबिलिटी बन जाती है, और अगर फायदा उठाने से पहले पैसे दे दें, अगर महीने की सैलरी एम्प्लॉय को महीने के शुरू में दे दें, एसेट मींस किस नाम से? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी का मतलब पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी फायदा नहीं मिला, एसेट है एक्सपेंस है? सैलरी पेबल का मतलब बताएं सोच कर। नहीं, लायबिलिटी मतलब सैलरी पेबल, फायदा ले लिया है, पैसे नहीं दिए, एम्प्लॉय ने महीना गुजार दिया है, अभी फर्ज करें आपने पेमेंट नहीं की इसको, तो सैलरी पेबल हो जाएगी। सैलरी पेड का मतलब क्या होगा? सैलरी का खर्चा हुआ और हमने अदा कर दिया, क्या बनने नहीं दिया। ठीक है, वंस अगेन आई अज्यूम कि जैसे ही कैरेज आउटवर्ड्स का खर्चा हुआ हमने पैसे दे दिए, और कैश जैसे ही कब हो गया उसने चीजें पहुंचाई फैसलाबाद, सॉरी इस्लामाबाद पहुंचाई, और हमने उसको पैसे दिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आने दें सर, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आएगा, गेम शुरू तो होने दें। सर जी आने दें, फिर देख लेंगे, आने दें, अब गेम खुल रही है। एक छोटी सी और डिस्कस करने, फिर एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग पीरियड। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है चंद दिन अभी और सिर्फ वो चीजें समझें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यकीनन इसमें वैरायटी है सर, ये हो जाए फिर क्या होगा, वो हो जाए फिर क्या होगा, इंशाल्लाह करते रहेंगे जिंदगी में। हेडिंग में है सर अकाउंटिंग पीरियड। जी बेटा, दोनों कंडीशंस में एक्सपेंस होगा, लेकिन कैरेज इनवर्ड्स इज एक्सपेंस व्हिच इज रिलेटेड टू परचेजेस, and carriage outwards is an expense which relates to sales. और just like any other expense, carriage outwards भी आपके पेडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। बाकी बार अभी क्वेश्चन करते हैं, मेरा ख्याल शायद फर्दर क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग पीरियड का मीनिंग लिखिएगा। तो अकाउंटिंग पीरियड उस पीरियड को कहते हैं पीरियड फॉर विच इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ये बेटा बाद में लिखिएगा अगर आप प्लीज आगे पीछे हो गए। मुमताज साहब आगे चलें, अहमद मुमताज। पीरियड फॉर विच इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, जिस टाइम पीरियड की, जिस पीरियड की आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उस पीरियड को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली एक सेंटेंस और लिखना, अकाउंटिंग पीरियड is of 12 months means 1 year. Period for which income statement is prepared, and normally अभी आपके लेवल पे अकाउंटिंग पीरियड कितने अरसे का होता है? 1 साल का, विच मीन्स कितने महीने? 12 महीने। कल मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, क्या डेली इनकम स्टेटमेंट बन सकती है? अगर आप डेली इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपका अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 1 डे। डेली आप इनकम स्टेटमेंट घर जाने से पहले आप देखना चाहते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप डेली इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। वीकली बना सकते हैं, वीकली पीरियड हो जाएगा। मंथली भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, सेमी एनुअल, क्वार्टरली एक्सेट्रा, लेकिन जर्नली अकाउंटिंग पीरियड कितने अरसे का होता है? 1 ईयर का। लेकिन अब इस बेटा 1 ईयर में एक इशू है। क्या ये जरूरी है कि कोई भी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप 1 जनवरी का इंतजार करें?
मसलन आज क्या डेट है? 10 नवंबर है और आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब आप वेट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो, 1 जनवरी 2021 आए तो फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। क्या बिजनेस किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है? लेट्स अज्यूम एज अ फर्स्ट डिस्कशन, फर्स्ट करें एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2020 को। पहले एक मिनट जरा बात पूरी सुनिएगा जरा। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2020 को। अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है तो इसका फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो जाएगा? आसान सी बात कर रहा हूं, 31 दिसंबर पूरा करें 2020। फिलहाल हमने 12 मंथ्स का एक अकाउंटिंग पीरियड अज्यूम करना। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा इसी बिजनेस का? 1 जनवरी 2021 और कब एंड हो जाएगा? 31 दिसंबर। क्लियर है? फर्स्ट करें एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2020 को, हो सकता है? इसका अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है तो इसके 12 मंथ्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कब कंप्लीट होंगे? अब कुछ मंथ्स में 30 डेज है, 31 डेज भी हैं, फरवरी में अराउंड 28 भी हैं, लीप ईयर रहने दीजिएगा 29 वाला, और आपको मंथ्स गिनने पड़ने हैं। इसको सीरियस लीजिएगा प्लीज डिस्कशन को। कब मैं स्टार्ट कर रहा हूं? व्हाट इज द मीनिंग फर्स्ट 7? 1 जुलाई 2020 को। 12 महीने पूरे करके बताएं किस दिन इसका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा? गिन लीजिएगा प्लीज, बताइए क्या बनता है? 30 जून। अब जून में 30 डेज हैं। 30 जून 2020 फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट होगा सर? 21। 12 महीने पूरे होने हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर इसी बिजनेस का 1 जुलाई 2021 से शुरू होके 30 जून 2020 पे एंड हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये एग्जांपल का बाद में नोट कीजिएगा, 3-4 बना लेंगे। फर्स्ट करें एक बिजनेस आज शुरू हो गया, डेट बोला 10 नवंबर 2020, इसका अकाउंटिंग ईयर एंड करें 1 साल का। आसान है यार, आसान है। 9 नवंबर 2021। एक और पूरा करवाएं। 10 नवंबर 2021 एंड कब होगा? 9 नवंबर 2022। सिंपल इज दैट। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 फरवरी 2018। गिन के कहीं बताएं कौन से महीने पे इसके जाके 12 महीने पूरे हो जाए? 1 फरवरी है अभी। मैं कभी नहीं गिनूंगा। कुछ हजरात का मिशन है, मुझे आता है, मैं कभी नहीं गिनूंगा। जवाब साहब आप जितने मर्जी बना लें, कुछ लोगों का मिशन मैं जरा सही कर दूंगा। माय डियर प्लीज बताना। जी सर। 31 फरवरी। अब यकीनन एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जहां से मैं शुरू करता हूं आप शायद एक दिन पीछे या सम टाइम एक महीना भी पीछे बोलते हैं। बस में आप क्या डेट बोल रहे हैं? 31 जनवरी बोल रहे हैं, लेकिन साल अगला बोल रहे हैं। कुछ कर रहे हैं आप लोग, ज़हनी तौर पे कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है वही मैं फाइनल कर रहा हूँ। आई होप कि सब ट्राई कर रहे हैं। 31 जनवरी, लेकिन 2018 2019 डेट आप पिछली देख रहे हैं, एक दिन पीछे वाली, और साल नेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यही शायद करना था। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 1 फरवरी 19 एंडिंग ऑन
तो बिजनेस बेटा कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और जब स्टार्ट होगा उसका वहां से काउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 12 मंथ्स है तो हम 12 मंथ्स गिन के पूरे कर लेंगे। एक लास्ट एग्जांपल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2015। कर लें मत, ठीक है। अप्रैल से पहले कौन सा महीना है? मार्च। मार्च में कितने दिन है? 31 मार्च 2016। और नेक्स्ट ईयर पे स्टार्ट होके 1 मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल कौन सा साल? 17। तो 17 आ जाएगा यार, अभी 16 ही रहता होगा। अभी तो 16 के 3 महीने पूरे हुए। 1 अप्रैल 2016 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। ओके प्लीज, ये बना ले 3-4 एग्जांपल। ये नजर आ जाएगा प्लीज, जो लास्ट लाइन में बैठे सारी। नहीं, ऊपर से लिख तो सही, मैं जूम कर देता हूँ। नीचे वाले की टेंशन है, ऊपर से शुरू करें। बहरहाल मेरी इस डिस्कशन से किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को कंफ्यूजन है हो? क्या मायूसी है? हाँ, पेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आप ऑनलाइन हजरात को बेटा कोई पेज व्हाट्सएप हुआ अभी? पेज आपको एक व्हाट्सएप हुआ है? लिखते लिखते जरा एक पेज डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये जरा 2-3 पेजेस फिलहाल संभाल लीजिएगा। इस वीक में इंशाल्लाह बुक भी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल जरा ये एक पेज पहले, 2 हो गए पहले, तो ये 2-3 पेजेस चाहे अपने रजिस्टर में स्टेपल ही करना, तीसरा है ये। तो अगर स्टेपल लगा लें कहीं घूम जाएंगे वरना सफे। खासतौर पर वो काउंटिंग एंट्रीज वाला संभाल के रखना है, वो जो दिन मैंने दिया था। घूम तो नहीं गया? कहाँ है? ये भी कंफर्म नहीं, कहीं ना कहीं होगा, रजिस्टर में होगा, रखा तो यही था, होना तो चाहिए। भाई से जरा देख के याद आया कि एक असाइनमेंट आपने देनी थी यार, आपको भी लगता भी याद आया? या पेजेस पूरे कर लो जरा नीचे भी। किसी के पास अगर बेटा पेज नहीं आया, आगे से दिया करो ना यार। कहीं एक्स्ट्रा पेजेस अगर पड़े हैं तो और भी है कहीं, आगे से दे यार मिस्टर अहमद, इधर से दिया करो ना। एक्स्ट्रा अगर है तो कंडी बेटा दे दें जरा। ये नोट कर लिया सर? नोट कर लिया सर? करें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे, पेज अपने सामने रखें।
चलिए लेट्स स्टार्ट सर। फर्स्ट लाइन, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस was extracted from the books just एक मिनट, यहां तक सेंटेंस दोबारा पढ़ें। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक। कौन सी बुक्स? सबसे पहले नहीं ट्रायल कहां से बना होगा फाइनली? यकीनन पहले जर्नल बनाओ ना, जर्नल से फिर लेजर बने होंगे, तो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से फिर ट्रायल बनाया गया। कब बनाया गया? एज ऑन 30th April 2007 from it and the note about stock, prepare his income statement for the underline करें year ended 30th April 2007। किस डेट पे ईयर एंड हो रहा है? किस डेट पे ईयर एंड हो रहा है? 30th April 2007। ये वाला साल जो 30th April 7 पे एंड हुआ है, ये वाला साल शुरू कब हुआ होगा? अब शायद उलट काम करना पड़ना है। ये ईयर एंड दिया हुआ है, ये कब शुरू हुआ होगा? 1 मई 2006। एंड कब हुआ है? क्या करिए जाती है। स्टार्टिंग डेट बताए। 1 मई 2006 टू 30th अप्रैल 2007। जरा एक्सप्लेन करने आप भी जरा, इसी के साइड जगह बना कर बटन ना करो, क्या होगी? पूरा मोहल्ला देख लिया, अपने आप को नहीं देख रहे। मैं, मेरे अलावा कौन है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? जल्दी से बोलना। 1 मई 2007। एंड कब हो जाएगा? 30th अप्रैल 2008। लेकिन फिलहाल बहरहाल हमारा ईयर एंड क्या है? 30th अप्रैल 2007। तो जरा पिछली लाइन से दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। वो कहता है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30th अप्रैल 2007 फ्रॉम इट एंड अ नोट अबाउट स्टॉक। वो भी मैं नीचे दिखाता हूँ। हमने क्या करना है? प्रिपेयर हिज इनकम स्टेटमेंट। इस साल की एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। मींस जब 30th अप्रैल 2007 एंड हो गया तो इस डेट पे एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ये कैसे बनती है ये भी मैंने डिस्कस नहीं की, तो ये इंशाल्लाह भी बनाते हैं। क्या क्या बहरहाल बनाना जी? एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर जिस डेट पे हमारा ईयर एंड हो रहा है उस डेट पे एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। नीचे क्या नजर आ रहा है आपको? हेडिंग्स शायद उससे सारी नहीं लिखी। लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमें अकाउंटिंग हेड्स लिखे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम किसका बना हुआ है? डेबिट अमाउंट्स का और फिर क्रेडिट अमाउंट्स का। पढ़े जरा ट्रायल बैलेंस में सब। क्या सेल की फिगर क्रेडिट कॉलम में होना कुछ सरप्राइजिंग न्यूज है? सबका पता है सर। फिर परचेजेस की अमाउंट, स्टॉक के साथ डेट जरा ध्यान से पढ़े। ये कौन सा स्टॉक गिवन है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। फिर कैरिज आउटवर्ड्स क्या होता है? एक्सपेंस। कहां नजर आएगा ये? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कैरिज इनवर्ड्स का क्या करेंगे? परचेजेस में ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन करते हुए। देन बेटा थोड़े से नए वर्ड्स तो हैं, लेकिन आपको अभी जब मैं थोड़ा समझाऊंगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। दो वर्ड्स अगले लगे हुए हैं, रिटर्न इनवर्ड्स और उससे आगे लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स। अब रिटर्न्स का मीनिंग हमें पता है, परचेज रिटर्न भी होती है और सेल रिटर्न भी। फर्ज करें आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, तो मैं थोड़ी देर बाद भी बताता हूँ। आप इनकी अमाउंट्स में 4900 आपको किस कॉलम में नजर आता है? और 3720 क्रेडिट कॉलम में। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर हमें इनका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं भी अभी पता, तो इवन देन हम ये डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स देख के ये डिसीजन ले सकते हैं कि इनमें से सेल रिटर्न कौन सी होगी और परचेज रिटर्न कौन सी होगी। तो 4900 मेरा ख्याल है परचेज रिटर्न है। मेरा ये ख्याल गलत क्यों है?
क्योंकि ये डेबिट अमाउंट है, परचेज तो इटसेल्फ डेबिट होती है, तो रिटर्न्स भी डेबिट तो नहीं होनी चाहिए। तो परचेज रिटर्न असल में फिर कौन सी होनी चाहिए, जो क्रेडिट फिगर है। तो जो डेबिट फिगर है वो क्या होनी चाहिए, सेल रिटर्न की होनी चाहिए। सेल क्रेडिट होती है, रिटर्न देयरफॉर डेबिट होनी चाहिए। परचेज इटसेल्फ डेबिट होती है, देयरफॉर परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट फिगर होना चाहिए। बहरहाल इन वर्ड्स का जरा मीनिंग भी सुने मेरे साथ। अब थोड़ा सा वर्ड्स पर अगर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह वही निकल आएगा जो आपको पता है। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। कौन सी रिटर्न इनवर्ड्स होंगी, हमें कौन सी रिटर्न्स होंगी इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। कौन सी रिटर्न्स आउटवर्ड्स होंगी, बाहर जाएंगी। कौन सी रिटर्न्स वापस आएंगी, इस तरह से वर्ड्स लिखे हुए। तो बहरहाल ब्रैकेट में लिखे, समझ आ गया। रिटर्न इनवर्ड्स मींस सेल रिटर्न्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स मींस, वैसे लेफ्ट साइड पे स्टाइल के बाहर भी जगह है लेफ्ट साइड पे, उधर भी लिखा जा सकता है, लिख लें। लेकिन रिटर्न इनवर्ड्स इज सिंपली अनदर नेम फॉर सेल रिटर्न। यार सेल्स तो आउटवर्ड्स नहीं होती, सेल्स तो आउटवर्ड्स ही होती हैं, लेकिन सेल अगर रिटर्न हो जाए तो इनवर्ड्स होगी, हमें वापस होगी। और परचेज अगर आप करें तो वो तो गुड्स इनवर्ड्स होंगी, परचेज हमें मिलेंगी, हमें चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर रिटर्न हो जाए परचेज में से तो फिर वो आउटवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अब सेल रिटर्न्स का क्या करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे, सही कहा मैंने। और परचेज रिटर्न्स का परचेज में से माइनस करेंगे। ड्राइंग्स का कैपिटल में से माइनस करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट। रेंट पे एक मिनट रुकें, रेंट इनकम है, एक्सपेंस है? हमें क्या पता, हमें पता है 6800 कहां नजर आ रहा है, इट कैन नॉट बी इनकम। इनकम होती तो वो क्रेडिट होती। तो रेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। सन्ड्री का मतलब जरा नहीं, वैसे इससे सैलरी, मोटर, ये रेंट समझ आ गया। सन्ड्री का मतलब मेरा मीनिंग होता है कि अगर बिजनेस में कोई माइनर नेचर के छोटे छोटे खर्चे हो जाए, मसलन फॉर एग्जांपल किस नहीं, वो इतना छोटा नहीं होता, वो तो एंटरटेनमेंट है ना। फॉर एग्जांपल आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया, उसको उसको अपने एंटरटेन करने के लिए, चलिए वो रहने दें, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनर सी। तो आपके सिक्योरिटी गार्ड जरा गर्मी में खड़ा था, आपने उसे कहा यार कोई शरबत बना दें, एक्सेट्रा। समझेंगे बात? मैं एक छोटा सा एक सेंटेंस लिखना। सन्ड्री मीन्स expenses of small amounts, expenses of small, छोटी छोटी अमाउंट्स के खर्चे, छोटे छोटे से खर्चे, माइनर नेचर के खर्चे, expenses of small amounts, वो इकट्ठे करके उन्हें अलग अलग नाम देने की बजाय सन्ड्री कह दिया जाता है। नहीं, वो तो चैरिटी है, बस इतना काफी फिलहाल। आप इन एक्सपेंसेस को लिखेंगे कहां, ये बता दो। मोटर व्हीकल कहां लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? कहीं नहीं लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोटर व्हीकल क्या चीज है, एसेट है, इसे कहां लिखेंगे ये मैं बताऊंगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। फर्नीचर में फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ये भी एसेट है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये अच्छी बड़ी फिगर्स डेबिट कॉलम में आ रही थी, एकदम क्रेडिट कॉलम में चली गई। नहीं हुआ क्या आप तो नहीं इस परेशान हुए, क्रेडिटर्स की फिगर अचानक किधर नहीं चलेगी? क्रेडिटर्स क्या चीज है सर? तो लायबिलिटीज हमेशा किस कॉलम में होंगी, किन तीन चीजों पे क्रेडिट बैलेंसेस होंगे? लायबिलिटीज, इनकम्स, कैपिटल। और किन दो चीजों के डेबिट बैलेंसेस होते हैं? कैश एंड बैंक आगे आ गया, कैश इन हैंड, ड्राइंग्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही तरीका है। परचेज रिटर्न वर्ड आए तो आपका जेहन में परचेजेस का हेड आना चाहिए। सेल रिटर्न्स हेड आए तो सेल्स, ड्राइंग्स आए तो कैपिटल, नथिंग एल्स। और फाइनली कैपिटल की फिगर आ गई आपके पास। और एट द एंड ऑफ द डे उसने ट्रायल बैलेंस का जब टोटल किया तो दोनों साइड्स का टोटल
दोनों हेड कॉलम्स का टोटल मैच हो गया। फाइनली एक सेंटेंस पढ़ें, एंड में एक ही सवाल के एंड में एक और सेंटेंस है, अंडरलाइन करें जरा ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक और लाइन अभी, स्टॉक एट 30th April 2007 वाज, एक छोटी सी रिवीजन जरा हो जाएगी, ऊपर ट्रायल बैलेंस में वापस जाए, थर्ड लाइन पढ़े। फर्स्ट में 6 वाला स्टॉक हमारे इस साल के एंगल से ओपनिंग कहलाएगा। इससे ऊपर वाली लाइन पर जाए जहां ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस दी हुई है सर। और अब बिल्कुल एंड में ट्रायल के नीचे आ जाए, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, एंड में जो चीजें बच जाएं। क्या जब साल एंड हो गया तो जो चीजें बच गई हैं वो एसेट है, या जो खरीदी थी वो सारी एसेट है? अगर आपने 10 गाड़ियां खरीदी हैं तो यकीनन 10 गाड़ियां उस वक्त एसेट है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर 8 बिक गई हैं और 2 बच गई हैं तो साल के एंड में अब बस 2 गाड़ियां जो बच गई वो आपका एसेट है। ठीक है सर? तो यकीनन मेरे वर्ड दोबारा सुने, पीरियड के स्टार्ट पे कितने रुपए का स्टॉक पड़ा था, ढूंढने जरा, 9 ऊपर पड़ा था, 9410, और कितने की चीजें खरीदी, 108680। क्या कोई कैरिज कॉस्ट भी आई, ढूंढे ढूंढे कौन सी वाली, इनवर्ड्स 840, वो कॉस्ट भी आई। एंड में लास्ट लाइन, क्या फिर बस 11290 की बच गई हैं, बाकी किधर गई, बाकी किधर गई? क्या इस डेटा से फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरह वर्किंग ही बोल दें यार, भूल गई। ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करेंगे सर, और अगर परचेज रिटर्न्स होंगी तो परचेज में से लेस कर लेंगे, फिर कैरिज इनवर्ड्स भी नजर आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी नजर आ रहा है, रजिस्टर खोलें। जी बेटा फर्स्ट पेज पे इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करें सर। जी सर, अभी करने लगे सर जी, जब जनरल की बारी की जनरल में कर लेंगे। क्या हम इनकम स्टेटमेंट बनाते बनाते जनरल शुरू कर दें? सर जी आप अकाउंटिंग खत्म करना चाह रहे हैं, यार आप मेरा भाई 1 मिनट आंखें बंद करें, आओ खत्म होगी, चले ना कर मेरा भाई, ना कर मेरा भाई, ना कर। मतलब आपका क्या ख्याल है, यही अकाउंटिंग है? बेटा ये गेम शुरू हो लेने दें, फिर आप जो कम करेंगे वो कर लेंगे। पहले सी फैप की अकाउंटिंग ना पढ़ लें बेटा, ऐसे ना कर। मैं आई अप्रिशिएट योर कंसर्न्स, लेकिन तो ऐसा ऐसा है, मैं रोज पढ़ के आऊंगा ना जितना जितना। ना कर रिलैक्स। जी सर जी, कल जो फॉर्मेट बनाया था प्लीज उसको अप्लाई करना, टेक इट सीरियस सर, ना करें ऐसे मजाक खत्म। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था बिजनेस नेम ढूंढने को, ओनर का नाम या बिजनेस का नाम इस क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ नहीं है, देयरफॉर इग्नोर कर दो। सिंपली क्या लिखे नेक्स्ट लाइन में? अच्छा, मैंने कल वर्ड क्या यूज किया था, ढूंढने जरा अपने रजिस्टर में। मैंने लिखा था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लेकिन उसी के पीछे मैंने बताया था कि इनकम स्टेटमेंट भी ऑल्टरनेट नेम है। देखें देखें देखें, फाइनल करें। तो अब बेटा अगर एग्जामिनर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वर्ड यूज करे तो हम भी वही कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट वर्ड यूज करे तो आई होप कि हम भी कर सकते हैं। इट इज सिंपली एन ऑल्टरनेट नेम फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सिंपली रूल क्या बना लें, जो एग्जामिनर वर्ड यूज करे हम भी वही यूज कर लेंगे। सिमिलरली मैंने बैलेंस शीट भी एक वर्ड बताया था, तो अगर एग्जामिनर बैलेंस शीट वर्ड यूज करे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करे, हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट नेम, बिजनेस नेम अवेलेबल नहीं इसलिए वो छोड़ रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट का नाम लिख लें, हेडिंग बनाए इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट के नीचे बेटा मैंने फिर आपसे कहा था कि डिफाइन करना होता है कि आप किस साल की बनाना चाहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर है हमसे, फॉर द ईयर एंडेड
for the year ended 30th April 2007. जी स्टार्टिंग पॉइंट अभी फिलहाल डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ करें। जब एक आध क्वेश्चन कर लेंगे तो यकीनन आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अभी आप भी प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा, आगे बिल्कुल नहीं जाना। फर्स्ट हेडिंग सेल। अच्छा आप लोग बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा काइंडली जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मींस ये आपके सामने जो आ रहा है ये समझे मेरा एक सफा है, तो मैंने इस सफे के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा है और आप भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे, ठीक है। अब जब मैं अमाउंट्स लिखूंगा तो वो गौर से पहले देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। सेल्स की हेडिंग, ठीक है सर। अपने स्टाइल में ढूंढे सेल कितनी है, 210420। लेकिन साथ ही जहन में लाएं क्या कुछ सेल रिटर्न तो नहीं है, कहाँ है 4900। तो कैसे लिखूं और से देखें, व्हाट इज द गिवन सेल 210420, और अगर कोई सेल रिटर्न है तो सेल में से माइनस हो जाएगी 4900। पहले कैलकुलेटर उठाएं, प्यार से। सर जी क्या हो गया, इतनी अच्छी फिगर है यार, इतना गुस्सा। 205520। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने सेल लिखा और फिर एक्सट्रीम राइट पे अमाउंट लिखा और बीच में उसकी वर्किंग आ गई। तो जिस तरह आपका पेज है उस तरह मेरा एक पेज है, तो इसके दरमियान में फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह की एक वर्किंग का बॉक्सेस बने जिस तरह मैं कल बना रहा था। तो काइंडली प्लीज इस तरह कीजिएगा, खुला खुला साफ सुथरा लिखे। जी अहमद मुमताज साहब, बेटा जो चीजें आप रिटर्न कर रहे होंगे वो आउटवर्ड्स ही जाएंगी ना, और हम क्या चीज रिटर्न कर रहे होंगे जो हमने खरीदी होंगी। जब चीजें खरीदेंगे तो वो इनवर्ड्स आएंगी, और अगर हम चीजें जो खरीदी हैं उनको वापस करें तो वो आउटवर्ड चली जाएंगी। तो ये वर्ड है परचेज रिटर्न्स के लिए। और सेल अगर आप करेंगे गुड्स तो आपसे पहले आउटवर्ड होंगी, और अगर वो वापस आ जाए तो वो इनवर्ड कहलाएंगी। सेल इनवर्ड, सेल रिटर्न इनवर्ड, ठीक है अहमद जी। ये सेल के बाद फिर क्या आता है, तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक हेडिंग से बना लें। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन करवाएं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट माय डियर ओपनिंग स्टॉक। अच्छा अब हमने ओपनिंग स्टॉक परचेजेस वगैरह लिख के माइनस क्लोजिंग करके एक फिगर फाइंड आउट करके कॉस्ट ऑफ सेल की वो सेल के नीचे लिखनी है। तो जरा गौर से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 9410, तो पहले मैं यहाँ एक सेंटर में कैलकुलेशन कर लूंगा और फिर उसका आंसर आएगा बॉक्स का, वो सेल के नीचे लिख के फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आ रही है प्रेजेंटेशन, लिखे। जी डियर, फिर क्या ऐड होगा इसमें, परचेजेस, परचेजेस की अमाउंट बताएं। 108680, क्या कोई परचेज रिटर्न तो नहीं, कितनी से -3720। सब कंफर्टेबल है सर। अब यकीनन कैरेज इनवर्ड्स भी है लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो सिर्फ परचेज में से परचेज रिटर्न्स लेस करके बता दें। 104960। आगे बढ़े सर। अब क्या ढूंढे, कैरेज इनवर्ड्स जहन में लाए, अमाउंट बताएं 840, ऐड करूं लेस करूं,
सर ये ऐड करें लेस करें? कर दें। क्लोजिंग स्टॉक माय डियर ढूंढे, एंड में दिया हुआ है, बिल्कुल अभी पढ़ा, सबसे एंड में एक लाइन लिखी हुई। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 11290। प्लस करो या माइनस? तो जरा एक बॉक्स सा बना लें ताकि जरा पता चल जाए फिगर्स इकट्ठी करके हम टोटल कर रहे हैं। कैलकुलेशन जब भी कभी क्लास में हो काइंडली जरूर करें, सारे आदत बनाएं, कभी भी कैलकुलेशन ऐसे ही बोर्ड से देख के ना लिखें, सॉल्व करके फिगर्स लिखा करें। कैलकुलेटर पे बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें आज से। जी सर। बेटा इस तरह ना करें काइंडली मोहम्मद, कल बातें हुई हैं यार, लेस क्यों करूं? कैरी जनवर्ड एक एक्सपेंस है परचेज रिलेटेड। जी डियर आंसर 103920। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? प्लीज बोले प्लीज। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आंसर फिलहाल इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल। अब क्या करें? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट माइनस करें। सब करें सब करें सब करें, ठीक है। 101600, ठीक है बेटा, सही कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल ही है। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल को जब सेल में से माइनस कर देंगे 205520 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा 101600, इस फिगर का नाम हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सब साथ हैं प्लीज? कोई कंफ्यूजन? आगे क्या होता है? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे। इकट्ठे हो रहे हैं फिर मेरे साथ, जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढने, जरा मेरे साथ ढूंढने। हेडिंग लिख लिए, क्वेश्चन देखें। तरतीब से नहीं, सही सीधा तरतीब से, कुछ स्किप ना हो जाए। सेल भी तो एक्सपेंस ही है। सर पहला एक्सपेंस ढूंढ के बोले। कैरीज आउटवर्ड्स है, फिर कैरीज इनवर्ड्स भी तो है। नहीं वो है, लेकिन वो परचेज में ऐड हो गया हुआ है, वो डबल हो जाएगा वरना, वो ऑपरेटिंग में नहीं आना। तो कैरीज आउटवर्ड्स है, सैलरीज है, मोटर एक्सपेंसेस है, रेंट है और सन्ड्री एक्सपेंसेस है। उसके नीचे देख लें कोई और, ड्राइंग्स भी तो है, वो फिर कैपिटल की जब वर्किंग करेंगे उसमें से माइनस करेंगे। तो ढूंढे 5 चीजें, ढूंढ के अमाउंट लिखें। कैरीज आउटवर्ड्स लिखें लिखें, एक एक करके लिख लें। ठीक है सर। कैरीज आउटवर्ड्स, अब्दुल्ला फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स क्या है यार? फिक्सचर्स प्लीज एसेट्स का नाम है यार। ट्यूब लाइट, एसीज, फैंस, इन चीजों के लिए बढ़ रही है। कैरिज आउटवर्ड्स की अमाउंट है 1115। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस 41800। मोटर एक्सपेंसेस 912। रेंट 6800।
Finally, sundry expenses. $318. क्वेश्चन में से फिगर्स ढूंढ के लिखें प्लीज। सही लिखे मैंने? जी इसका भी एक बॉक्स था, शायद मैंने कल बनाया था। फिगर्स मैच कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? सम कर दें। 50945 is the total amount of operating expenses. जी सर, लास्ट स्टेप बताएंगे क्या करूं? ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर दूं, देयरफॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे एक ब्रैकेट लगा लें ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने के लिए। सबको याद है क्या फाइनल आंसर आएगा? नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लें। बताएं प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है? कैसे पता चलेगा यार, हमें क्या पता? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है, तो नेट करके जो प्रॉफिट बचता है वो क्या है? 50655। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। एनी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट पेज आइडियली। अब जिस तरह मेरा ये एक इनकम स्टेटमेंट है, उसी तरह क्वेश्चन अगर सामने रखें तो सेकंड लाइन के एंड में लिखा हुआ कि एक दूसरी स्टेटमेंट बनानी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिस डेट के, जिस साल के एंड पे आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, उसी साल के एंड में आपने एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बड़ा एक आसान सा फॉर्मेट है, मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें बड़ा एसेट्स आने हैं, लाइबिलिटीज आनी है और कैपिटल आना। इसका मकसद ये होता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको पता चले आपके बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, और देयरफॉर बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा जाता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस। बाकी तीन चीजें बचती हैं, कौन कौन सी? 5 मेन हेड्स में से कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट्स, उनको प्लेस किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आपको एज अ बिजनेस ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज हैं तो वो कितनी है, और इसमें ओनर के पैसे कितने इन्वेस्ट हुए हैं, मींस कैपिटल का भी पता होना चाहिए। तो जिस स्टेटमेंट में ये तीन चीजें लिखते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें भी अगर बिजनेस का नाम या ओनर का नाम हो तो हम पहले वो लिखेंगे, देन स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे सवाल में कोई बिजनेस का नाम नहीं है, तो स्ट्रेट अवे हम क्या लिख दें? स्टेटमेंट का नाम, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बेटा ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें अगर एसेट्स लायबिलिटीज लिखनी है तो ये भी जरा एक मिनट गौर से सुनिएगा। आप अगर चाहें तो डेली भी बना सकते हैं, हर दिन के एंड पे, कि अब मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज अगर हैं तो कितनी हैं, और मेरा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो ये डेली भी बना सकते हैं, चाहें तो हफ्ते बाद बना लें कि मेरे एसेट्स हफ्ते बाद कितने हो गए, महीने बाद, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। लेकिन नॉर्मली वंस अगेन आपके लेवल पे इनकम स्टेटमेंट भी साल की बनती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी साल के एंड पे बनती है। जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो देन आप डिसाइड करते हैं कि अब साल के एंड पे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की अमाउंट्स कितनी। इसलिए यहां मेरे वर्ड जरा देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एज ऑन, बोले डेट सवाल में, सवाल देखिए जरा, 30th अप्रैल 2007। एज ऑन का मतलब
मतलब ये सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें, मैं किस दिन ये बना रहा हूं, किस दिन, जब साल शुरू हो गया या एंड हो गया, क्या करना चाहता हूं इसमें मैं, साल के एंड पे अब क्या क्या बच गया, कितने एसेट्स रह गए, लाइबिलिटीज वगैरह कितनी रह गई, लिखे, हेडिंग्स पूरी करना है। कंफ्यूजन, शुरू करें। इसमें से पहली हेडिंग होगी, एक लिस्ट बनेगी एसेट्स की। जिन हजरात ने कभी जिंदगी में पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, याद रखिएगा, अभी हम बच्चों के साथ बैठे हैं, तो एसेट्स की एक लिस्ट बन जाएगी। मसलन जरा ट्रायल बैलेंस में तरतीब से जरा मुझे ढूंढ के बताएं कि 30 अप्रैल 2007 वाले दिन अगर मैं एक एसेट्स की लिस्ट बनाना चाहूं तो इस सवाल के मुताबिक कोई एसेट्स आपको नजर आते हैं? पहला ढूंढ के बताएं ट्रायल में कहां रुके। एक मिनट, आप परचेजेस पे रुके, बल्कि परचेजेस अगली लाइन पे आना, स्टॉक वाली। क्या ओपनिंग स्टॉक आपका एसेट नहीं है? लेकिन ये था, किस दिन था ये एसेट? 1 मई 6। क्या इस दिन एसेट है? ये गुड्स इस दिन एसेट नहीं, उस दिन यकीनन थी यार। अब आए परचेजेस पे वापस। क्या यकीनन जब परचेजेस की थी तो वो सारी परचेजेस एसेट है? सारी एसेट है सर। लेकिन बेटा हम किस दिन इंटरेस्टेड है एसेट्स लिखने में? साल का एंड हो गया। तो सबसे आखिरी लाइन पे जरा जाएं ट्रायल के नीचे, क्या इस दिन बस अब क्लोजिंग स्टॉक एसेट है या सारी परचेज एसेट है? क्या इसका ये मतलब है कि परचेज एसेट नहीं है? क्या इसका ये मतलब तो नहीं कि परचेज एसेट नहीं है? परचेज एसेट है, लेकिन कब तक? जब तक उसमें से चीजें बिक ना जाएं। तो यकीनन कितने की चीजें खरीदी थी? 108,680 की, लेकिन आखिरी लाइन में है, अब बची कितनी है? तो इस दिन अब स्टॉक हमारे एसेट्स में होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए या परचेजेस होनी चाहिए? ओपनिंग स्टॉक कब एसेट्स में होना चाहिए? अगर आप साल के शुरू में अपने एसेट्स लिख रहे हो, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर के एसेट्स लिख रहे हो, तो जिस दिन आपने परचेज की होगी उस दिन परचेज सारी एसेट है। याद आ रहा है? प्लीज कल वाली एग्जांपल निकालें, कल वाली जो डिस्कशन थी गाड़ियों वाली। सेकेंड ईयर देखें जरा, फर्स्ट ईयर रहने दें, सेकेंड ईयर, वो जो पहली एग्जांपल थी जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल की बहस हुई थी। कितनी गाड़ियां साल के शुरू में एसेट थी? ढूंढे ढूंढे, सेकेंड ईयर ऑफ द बिजनेस। फिर और कितनी गाड़ियां आपके एसेट्स में शामिल हो गई? टोटल गाड़ियां कितने एसेट बन गई? लेकिन वे साल के एंड तक कितनी बिक गई? ये हमारी नहीं है, अब ये हमारा एसेट नहीं रही। और साल के एंड पे अगर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो आप एसेट्स में सिर्फ क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 कार, 15 लाख। तो वो क्योंकि एंड में है, बाद में उसको डिस्कस कर लेते हैं फर्दर, वो एंड में जो लाइन लिखी हुई है। अब दोबारा ट्रायल के अंदर जाए, परचेज समझ आ गई सबको? बताएं पहला कोई एसेट ढूंढे, और ढूंढे ढूंढे सभी ढूंढ लें। कोई मोटर व्हीकल एसेट है आपका? फिक्सचर्स, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्रेडिटर क्यों छोड़ दिया मैंने? वो लाइबिलिटीज की लिस्ट में आएगा। और एंड में फिर अगर आए तो फिर जो स्टॉक बचा हुआ है ये भी हमारा एसेट। अब चाहे यकीनन तरतीब अगर ऊपर नीचे हो वो हमारे इस वक्त इशू नहीं है, लेकिन मैं अगर रिपीट कर दूं कि हमारे एसेट्स में क्या क्या आना है तो पहली तरह दोबारा सुनना है। मोटर व्हीकल, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और एंड में क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? बनाए लिस्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज का इशू तो नहीं है? आप करें वर्किंग ऑनलाइन माय डियर स्टूडेंट्स, आवाज का इशू तो नहीं है? आबिद बेटा वो एसेट था,
लेकिन सारी परचेज अब एंड में एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि एंड में सिर्फ 11,290 रुपए की चीजें बच गई हैं। तो जो चीजें अब नहीं हमारे पास, वो अब हमारा एसेट नहीं रहा, वो बिकने से किसी और का एसेट हो गया। और फिलहाल जब हमने साल एंड किया तो क्वेश्चन में कहा गया कि 11,290 रुपीज की गुड्स बची हैं। तो देयरफॉर जो चीजें बची हैं वही अब हमारा इस साल के एंड पे मींस 30 अप्रैल 7 पे एसेट है जी। ठीक है अब्दुल उमर, सॉरी आबिद एंड शुएब। ये अब्दुल उमर आपने बात बेटा ठीक की है आपको, लेकिन मेरा ख्याल आपका आंसर मिल गया। क्लियर है अब्दुल उमर, जो आपने बात की थी उसका आंसर मेरा ख्याल आपको टाइप होके मिल गया जी। माय डियर बनाते रहे लिस्ट। मोटर व्हीकल्स 14,400, fixtures and fittings 912, debtors 23,200, cash at bank 4100, cash in hand 240, and closing stock 11290। क्लियर है सर सब कुछ? एक टोटल करें जरा इसका। टोटल एसेट्स 54,142। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? क्या लिखा जाता है? एसेट्स लिखे जाते हैं। इकट्ठे हो जाए प्लीज। कर लिया नोट सबने? देन बेटा उसके बाद फिर आप लिखेंगे, एक हेडिंग सुने जरा, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। पहले एक कंबाइंड हेडिंग है और उसमें एक मिनट स्टार्ट कर लेना था। उसमें पहले आप कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये करवा दें जरा एक मिनट, यानी एक बात रिवाइज करना जरा। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एक हेडिंग है और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एक कैपिटल की फिगर आपने लिखनी है। जरा ट्रायल देखें, को कैपिटल गिवन है? सर को कैपिटल गिवन है सर? कितना? तो अब ये मैं कैसे लिख रहा हूं पहले आपने देखना है, समझना है, फिर लिखना बाद में। व्हाट इज द गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द ट्रायल बैलेंस? देन बेटा अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट देखें जरा, अपनी इनकम स्टेटमेंट प्लीज। क्या कोई इस साल प्रॉफिट हुआ? क्या कोई इस साल प्रॉफिट हुआ है? क्या अगर वो प्रॉफिट में कैपिटल में ऐड कर दूं तो परेशान तो नहीं होंगे? पहले कभी ये बात सुनी है मेरे से? प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। कैपिटल में ऐड हो जाएगा और क्या लेस हो जाएगा तो वो बाद में ढूंढ लेते हैं। प्रॉफिट कहां से मिला? इनकम स्टेटमेंट में कितना नजर आया? नेट प्रॉफिट लिखो इसमें या ग्रॉस प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 50655। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस? ड्राइंग्स होने सवाल में उसने ड्राइंग्स कितनी की हुई है? 29,440। पहले कैलकुलेटर उठाएं, मेरी इस कैपिटल की वर्किंग कर दें जरा। कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स 400,400,35। ये प्रेजेंटेशन समझ आ गई कैसे कर रहा हूं? पहले इसकी एक वर्किंग कर लें, फिर उसके बाद ऊपर फिगर्स आ रही है उसके नीचे लिखें 400,035। 1,880,1,820 प्लस प्रॉफिट 50655
-29440 is equal to 40035। जो हजरात मेरी तरफ देख रहे हैं, बात समझ आ गई है? इसका मतलब यही कि आपने लिख लिया हुआ है। जब आप ये कैपिटल की वर्किंग कर लेंगे तो लास्ट फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक चीज आ जाएगी, लायबिलिटीज हेडिंग लिखें। जी बेटा लायबिलिटीज है कोई हमारे सवाल में? जरा ट्रायल बैलेंस में ढूंढने जरा डेबिट कॉलम देख के लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। क्या लायबिलिटीज डेबिट कॉलम में मिलेंगी या क्रेडिट कॉलम में सर? ढूंढने कौन कौन सी लायबिलिटीज है? सेल भी है, रिटर्न आउट, सेल इनकम है, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या चीज है? एक्शन इन परचेज, वो परचेजेस में से लेस हो गई। नीचे फिर क्रेडिटर्स है जी लायबिलिटीज में, तो एक आध लायबिलिटी और बताएं जरा क्रेडिटर्स के अलावा। नहीं कोई हो नहीं, वैसे एग्जांपल के तौर पर लोन फ्रॉम बैंक यहाँ नहीं है वैसे, तो यहाँ पे एक ही लायबिलिटी है, तो 14107। ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा लायबिलिटीज होती हैं, लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फ्रेंड वगैरह, तो वो भी इसी लिस्ट में हम लिख देते हैं। जी सॉरी, किधर ऊपर सर? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो उसके नीचे कैपिटल की वर्किंग भी है, नीचे लायबिलिटीज भी। तो आप जरा मेंशन कर दिए कि अब सिर्फ लायबिलिटीज की गेम शुरू हो गई। वो कट्ठी हेडिंग है, उसके नीचे पहले कैपिटल आया फिर लायबिलिटीज आ। इसके अलावा तो इतराज नहीं, इसके अलावा इतराज नहीं कोई, इसके अलावा तो नहीं कोई इतराज। यदि खैर है और सर करने लगे ना, कैलकुलेटर पकड़ा। क्या वो काम जब 2 मिनट बाद होने में पहले बता दूं? ना कर यार। अगर लाइब्रेरीज एक से ज्यादा होती तो हम लाइब्रेरीज की एक लिस्ट बना देते हैं। अब लास्ट एक काम करें, कैपिटल और लाइब्रेरीज को जरा आपस में ऐड करें। किसका टोटल कह रहा हूं? टोटल कैपिटल एंड लाइब्रेरीज 54। ये सही पहचान गए सर आप? यही अकाउंटेंट की जिंदगी। पेपर में एग्जामिनर इतना खुश ना करता कि आपका दिल ही ना करे पेपर छोड़ने को, खुशी के मारे घर आना ही भूल। ये फिगर सबने टोटल किए सर? क्या है ये? 54142। जी आपको टोटल कहीं मैच नजर आया होगा? किस चीज का टोटल, पूरे मेरी बात सुनेगा और ध्यान से सुनिएगा, किस चीज का टोटल किससे मैच हुआ है? एसेट्स का टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी से मैच हुआ है। ये बेटा हमारे लिए सरप्राइजिंग न्यूज इसलिए नहीं है, या इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक कुछ अर्से पहले मैंने डिस्कस की थी आपसे। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बोले जरा, ना करें इतनी मायूसी ना फैलाएं ना। मैंने आपको 2 तरीके से बताया था। नंबर 1 वेज, कैपिटल की जो फिगर है वो टोटल एसेट्स, कंप्लीट करें सर, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए। मैंने लेकिन जब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है तो मैंने जरा अरेंजमेंट अदरवाइज की है, तो वो जो अदरवाइज अरेंजमेंट है वो भी बताता हूं। फिलहाल आप एक काम करें, जरा कैलकुलेटर पकड़ा। टोटल एसेट्स है 54142, लिखें कैलकुलेटर पे।
अब टोटल लायबिलिटीज बताएं जरा। नहीं, टोटल लायबिलिटी सिर्फ कह रहा हूं, तो इस केस में एक ही लायबिलिटी टोटल है, इसमें से माइनस करें जरा। -14107, ये फिगर किसके बराबर आई? कैपिटल के बराबर आई, 40035। किस में से क्या माइनस किया तो क्या आया? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो कैपिटल की इक्वल आया। हमने क्या किया हुआ, हमने इस स्टेटमेंट को बनाते हुए अपनी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को जरा रीअरेंज किया हुआ। तो जरा एक मिनट नीचे देखें जरा, मैंने आपको पहले क्या लिखवाया? टोटल एसेट्स। तो यही इक्वेशन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगी? कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों ने बनानी है, ये हमेशा किस अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट की बेस पे बनती है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। ऑल्टरनेटिवली भी बन सकती है, लेकिन जनरली पाकिस्तान में इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, बोले, कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। तो वंस अगेन ये क्रॉस चेक है, अगर हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट सही बना के प्रॉफिट निकाला होगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सही बनाई होगी, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में टोटल एसेट्स की अमाउंट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस ध्यान में लाएं, ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल मैच होना चाहिए। और फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में टोटल एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एनी कंफ्यूजन रिमेनिंग? माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई और सवाल? ये नीचे बना लें जरा इक्वेशंस, यहाँ आपने बैलेंस शीट कंप्लीट की है, नीचे लिख लें जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई सवाल रह गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े सर, 10 मिनट है भी प्लीज। यस सर, मैं यकीन मान, 1-2 मिनट तो एक्स्ट्रा दे ही देगा ना यार, नहीं 10-15 मिनट तो दे देगा सर। ये घर कहाँ टाइम मिलता है? क्या आपके अलावा आपकी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं रह गया? हकीकत यही है सर, रह कोई नहीं गया, लेकिन अभी फिलहाल आप वो छोड़ नहीं रहे जो छोड़ने पढ़ने हैं। घर से इंशाल्लाह पिछला पेज पलटें जरा। क्या मुझे नहीं पता कि आप घर जाके पढ़ना चाहते हैं? वापस आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर, हंसने सर जी, लेकिन आज और कल बस आखिरी दिन है, उसके बाद जब सही काउंटिंग शुरू होनी है तो फिर बस मजाक खत्म हो जाएंगे। जी डियर, पहला पैराग्राफ जल्दी से पढ़ दो, क्वेश्चन नंबर 2। कोई नई चीज बताएं सर जी। पहला पैराग्राफ पढ़ने को कहा यार, पहले पैराग्राफ में इंश्योरेंस कहाँ है? ट्रायल के अंदर आ जाए। एक दो बेटा इसमें नए वर्ड्स हैं, वो मेरे से सुन लें जरा यार। दरमियान में कहीं रुके, पहले बिजनेस रेट्स पे एक बड़ा वर्ड अकाउंटिंग में इस्तेमाल होगा अभी आगे जाके भी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस। रेंट तो ऑब्वियसली क्या है? नहीं, रेंट तो मतलब किराया ना, मतलब एक्सपेंस कराएगा। फिर बिजनेस के टैक्सेस भी होते हैं प्रॉफिट्स वगैरह पे, तो एक रेट्स वगैरह भी वर्ड यूज होता है प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए। कभी सुना लफ्ज प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टियों के टैक्स। तो रेट्स के लिए ब्रैकेट में लिख लें, ये प्रॉपर्टी टैक्स का एक नाम है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस इस तरह से लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो टैक्सेस तो हो जाता है जो इनकम पे होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस आर समटाइम्स कॉल्ड एज बिजनेस रेट्स। सिंपली एक्सपेंस है। क्या ख्याल है? कहां लिखेंगे बिजनेस रेट्स की इस अमाउंट को? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो रेट्स की एग्जांपल क्या याद रहेगी जब भी कभी आ जाए? कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस बेटा, मेरा ख्याल है कि ये आप टेलीफोन एक्सपेंसेस समझ सकते हैं, मोबाइल एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। कमीशन पेड एक्सपेंस, ये तो मेरा ख्याल पता ही है। तो अगर आपने कुछ चीज खरीदी है, किसी ने खरीदवाई है आपको, उसने अपना कोई हिस्सा रख लिया। इंश्योरेंस बताएं जी। देखिए नहीं, प्रीपेड लिखा हो तो एसेट है, पेएबल लिखा हो तो लायबिलिटी है, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हो और डेबिट अमाउंट है
इंश्योरेंस का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सुन लें, समटाइम महसूस होता है कि इंश्योरेंस शायद हमेशा मिल ही जाती है। जरा बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनिएगा जरा। फर्ज करें आपने कोई मर्सिडीज नहीं परचेज की है, कर लिया, बस क्या करें अब चांस है खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की वजह से कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, टूट ना जाए, तो इंश्योरेंस करवा दी जाती है। तो आहिस्ता जरा कॉन्सेप्ट बनाते जाइए, क्या मतलब इंश्योरेंस करवा ली जाती है। आप इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाएंगे, उनसे कोई मंथली या सॉरी नॉर्मली एनुअल अमाउंट एग्री कर लेंगे कि हम हर साल आपको एनुअली फॉर एग्जांपल 20,000 रुपया देंगे, और अगर इस साल में कोई हमारा लॉस हुआ इस गाड़ी का, तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनी वालों से वो क्लेम ले लेंगे। क्या कुछ देंगे भी, शुरू में को पैसे देंगे, फिर अगर नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस क्लेम आपको दे देंगे। जो इंश्योरेंस क्लेम देंगे वो पैसे आपके डेबिट होंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन शुरू में जो पैसे आप इंश्योरेंस के देंगे उसमें कैश जाएगा। तो जो कैश जाएगा वो आपका एक्सपेंस बन जाना है। और अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हुआ, नहीं क्या इंश्योरेंस करवाने के बाद हम दुआएं हाथ उठा लेंगे मौला। फर्ज करें हमने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की इंश्योरेंस करवाई, 31 तारीख आ गई, कुछ नहीं हुआ, या अल्लाह मेरे 20,000 जा, खुदा ना खास्ता अपनी करवा ली है इंश्योरेंस, फिर तो लगता है फुल दो हाथ उठ जाएंगे, बच्चों को बेटा शुरू हो। सर जी वो तो खुदा ना खास्ता है ना। तो अगर क्लेम मिलेगा ना वो इनकम बनेगी, इंश्योरेंस को क्लेम होगा। सोचो सोचो जरा, अगर इंश्योरेंस के पैसे मिले वो क्या होगा, कैश अगर मिलेगा तो वो क्या बनेगा सर जी, नहीं नहीं मतलब वो क्या चीज बनेगी, वो आपका एक्सपेंस होगा। कैश तो एसेट होगा, लेकिन इंश्योरेंस के अगर पैसे मिले तो वो इनकम कंसिडर होगी। इनकम अगर कंसिडर होगी तो ट्रायल में किधर नजर आएगी, क्रेडिट साइड पर। ये इंश्योरेंस कहां नजर आ रही है, फिर ये बताइए ये कौन सी इंश्योरेंस होगी, नहीं कौन सी होगी, वो इंश्योरेंस के पैसे जो हमने दिए होंगे। तो और कोई जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस अगर आपने करवाई है तो इंश्योरेंस क्लेम जरूर मिले। कब मिलेगा, अगर कोई नुकसान होगा, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान ना हुआ तो वो जो पैसे शुरू में दिए होंगे नहीं वो एक्सपेंस हो जाएंगे, नहीं हम वापस हो जाएंगे। 20,000 की हमने इंश्योरेंस करवाई, साल गुजर गया, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी वाले आके कहेंगे ये भाईजान 20,000 ले यार, इस हद तक मासूम लोग हैं। नहीं मतलब प्रॉफिट तो देंगे, किस चीज का प्रॉफिट सर जी, मतलब अगर कोई लॉस हो गया वो भी वो कवर करेंगे, ना हो तब भी पैसे आके पकड़ा देंगे। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को चैरिटी है सर, बस तो और क्या है। लेकिन इंग्लिश में से इंश्योरेंस कहते हैं, उर्दू में नहीं कहना, उर्दू में गंदे वर्ड है, इंटरेस्ट बोलना है, दूसरा वर्ड गलत है। जी डियर कोई सवाल आ रहा था। उसको बेटा वैसे सॉर्ट ऑफ इनकम है, बाकी डिटेल FA1 में, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि वो पैसे डेबिट साइड पे नहीं हो सकते। उस केस में कैश डेबिट होगा, पैसे आ रहे हैं ना यार, मेक इट सिंपल, समथिंग शुड बी क्रेडिटेड, लॉस में से भी लेस किया जा सकता है और इनकम भी बनाया जा सकता है। तो उसकी मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि शायद हमें जरूरत पड़े, लेकिन जरा जाके दूर, मतलब ये मेरी बात यहां तक क्लियर है कि जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो शुरू में पैसे आप देंगे, तो वो जो पैसे आप देंगे वो आपका क्या है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया और क्लेम मिल जाए तो वो यकीनन हमारी फिर रिकवरी है, और अगर पैसे रिकवर हो रहे हैं तो यकीनन हमें अच्छा लग रहा है। नहीं मतलब अच्छा ही है, फर्ज करें 2 लाख का नुकसान हो गया, 5,000 रुपये मिल जाए तो ये 5,000 तो अच्छा ही लगेगा ना, नेट लॉस कम हो जाएगा। नहीं बेटा वापस मिलने, सर जी इंश्योरेंस कंपनी वालों का बिजनेस ये है कि वो सब लोगों को बुला लेते हैं, वो कहते हैं आर्यन जिसने इंश्योरेंस करवानी है, और वो फिर दुआ करते होंगे मौला किसी का नुकसान ना हो। क्यों क्यों, वो पैसे उनके हो जाएंगे माय डियर, वो नेक हो जाएंगे, और हमारी दुआएं क्या होंगी, नहीं हमारी भी नहीं होंगी, मरने पे भी तो मिलती है। तो हम इंश्योरेंस करवा लेंगे और हम तो दुआ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि इसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है तो वो मस्जिद से निकलेगा नहीं बाहर।
और वो खुदा ना खास्ता कौन होंगे? वो वही होंगे जिन्हें मिलने हैं। तो ये गेम बड़ा जरा दूर निकल जाएगी, लेकिन प्लीज ये पहले ओरिजिनल पे वापस आ रहे हैं। इंश्योरेंस फाइनल कर लें माय डियर। 1830 कहाँ लिखेंगे? डेबिट अमाउंट है, प्रीपेड हो तो ये एसेट भी है, पेएबल हो तो लायबिलिटी भी है, सिर्फ इंश्योरेंस है और डेबिट अमाउंट है, एक्सपेंस है। आगे बढ़े। सैलरी आई थिंक आपको पता है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। सबसे आखिरी में लाइन पड़ेगी क्या? छोड़ दें सर जी, इंश्योरेंस क्लेम छोड़ दें, जब जरूरत पड़ेगी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा होमवर्क रखें। इसके जो बैक साइड पे सवाल है वो मेरा ख्याल है मेरे साथ कीजिएगा क्योंकि उसमें वर्ड और है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ, 10-15 मिनट में हो जाना है, जरूर करके आना। अल्लाह हाफिज। रहने दे, हाथ ना लगे, मैनू भी चाहिए। सर आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ तक पहुंच गए लड़का देखे थे यार।